पिछले क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का विधि सीखे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को हम रहने दिए थे। एक टाइप का क्वेश्चन हम एक बार में बताते हैं और नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो एक बार में बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है बाबू, ये सब क्वेश्चन हो गया था। ये एक्सरसाइज कितना क्वेश्चन था, 1.2 या 3 था? 1.2 का ये क्वेश्चन था। आपको क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना कि इसका पहला नंबर क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड करना था। पहला नंबर का क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग को होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है आप लोग होमवर्क बनाए होंगे, ये पूरा का पूरा किए होंगे। ये 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, ये अभाज्य गुणनखंड। अगर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको भाग नहीं आता है। किस संख्या से भाग लगेगा ये नहीं आता है आपको। अगर ये गलत बन रहा है अर्थात नहीं बन रहा है, नहीं आता है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा। आपको ये पता चलेगा कि ये भाग किस संख्या से लगेगा, तब ना आप आगे बढ़ पाइएगा। एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, समझिएगा। जैसे हम लिखे 10, आपके मन में ये तुरंत आना चाहिए ना कि ये 10 2 से भाग लगेगा, तब ना यहाँ 5 आएगा। और ये अगर दिमाग में नहीं आएगा तो ये भाग यहीं पे लटक के रह जाएगा, आपका यही ना रह जाएगा। तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब आपको भाग नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस सब चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाए होंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालना था और फिर जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्या 3 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है? नहीं होता है। केवल और केवल दो संख्याओं का गुणनफल ही एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अंतर क्या है, यहाँ 3 संख्या दिया हुआ है। कितना संख्या दिया हुआ है बाबू? 3 संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन जांच नहीं करना है, क्योंकि 3 संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े थे। हाँ ना, कल ये चीज को हम वेरीफाई भी किए थे कि सच में 3 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कल कर लिए थे कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 बराबर 9 दिया हुआ है और एलसीएम आपको 306 और 657 का निकालना है। ये क्वेश्चन हम आप लोग को कल बता चुके थे। तो आज हम लोग और आगे आएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन जो था वो छूट गया था, 2 मिनट रुकिएगा। एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या हो गया था, छूट गया था, तो आज हम लोग उसको कर लेते हैं। छूटा नहीं था, उसको छोड़े थे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छूटा था क्या? क्या किए थे? छोड़े थे। काहे? ताकि आज बना सके। ये क्वेश्चन बनाने वाला है ये नहीं, पहली बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बनाने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्वेश्चन के नाम पे क्या है, फिर फालतू बात कलंग बोलती है। चलो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। संख्या 4 पे पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 पे पावर n। n यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? और ये सभी संख्याओं के बारे में हम पहले ही आपको परिचय करवा चुके हैं। यस यू नो, ये प्राकृत संख्या है। बोल रहा है कि n का कोई ऐसा मान है जिसको रखने पर ये शून्य पर समाप्त हो। आइए चेक करते हैं। अभी आप समझिए चीजों को, कहना क्या चाह रहा है। प्राकृत संख्या मालूम है 1 से शुरू होता है। n के जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 4 मिलेगा। अगर n के जगह 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 16 मिलेगा। क्या मिलेगा? 16 नहीं मिलेगा। और अगर हम n के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 64। और अगर n के जगह 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 200 216 मिलेगा। और अगर n के जगह हम 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 200, ऊपर में 256। ठीक है, नीचे कितना मिलेगा जल्दी बताइए। अगर 5 रखेंगे तो 256 को 4 से गुना कर दो, जल्दी से बताइएगा। अच्छा यहाँ पे 4 रखेंगे, हाँ। इसका बताइए यहाँ कितना होगा? यहाँ तो 4 रखेंगे। अगर 2 पे पावर हम 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी से करो ना। 256 10 24 मिलेगा। आप एक चीज देख रहे हैं,
कि जब 4 पे पावर 1 रखे तो इकाई स्थान पर ये समाप्त किस संख्या से हो रहा है? 4 से। जब 4 पे पावर 2 रखे तो किससे समाप्त हो रहा है? 6 से। जब 4 पे पावर 3 रखे तो किससे समाप्त हो रहा है? फिर 4 से। फिर 4 पे पावर 4 रखे तो समाप्त किससे हो रहा है? 6 से। जब 4 पे पावर 5 रखे तो समाप्त किससे हो रहा है? 4 से। इसी तरीके से अगर हम आगे भी 4 पे पावर 6 रखेंगे तो वापस से ये 6 से समाप्त होगा। जब 4 पे पावर 7 रखेंगे तो ये 4 से समाप्त होगा। यस ये नो में जवाब दे दो फटाफट। ये 6 से समाप्त होगा, ये 4 से। अगर 4 पे पावर 8 रखेंगे तो वापस से ये 6 से समाप्त होगा, और 4 पे पावर 9 रखेंगे तो वापस से ये, हाँ ही ना। यानी कि ये साइकिल घूम रहा है, 4 से 6 से 4 से 6 से 4 से 6 से 4 से 6 से। क्या कभी भी जीरो आ रहा है क्या? नहीं ना। तो ये जो बात बोला कि देखियो संख्या 4 पे पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान, यानी ये जो n का मान है, कोई ऐसा मान तुमको मिला जिससे कि ये जीरो पे खत्म हुआ? एको को ऐसा मान आपको नहीं मिलेगा जो कि ये जीरो से क्या हो, खत्म हो। अब 10 रखिएगा तो नहीं मिलेगा, अब 50 रखिएगा तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? 4 6 4 6 4 6 सीक्वेंस में मिलता रहेगा। क्या जीरो मिलेगा दीदी? नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जो कि जीरो पर समाप्त होगा। किस पर समाप्त होगा? जीरो पर समाप्त होगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में लिखने वाला क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रेयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। इसीलिए जब एग्जाम के समय हम पढ़ाते हैं उस समय हम ये सब क्वेश्चन नहीं करवाते, क्योंकि रेयर है क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है क्या? बस हम आपको एक्चुअल में समझा दी कि क्या मतलब समझ में आया। क्या कोई ऐसा संख्या आपको मिला जो कि जीरो से समाप्त हो रहा है? नहीं मिला। और यहाँ प्राकृत संख्या ही रखना है, हाँ ना। यहाँ पे प्राकृत संख्या बोला है। अगर प्राकृत संख्या नहीं बोलता तो हम 4 पे पावर 0 रख के भी तो चेक कर सकते थे, तो 1 आएगा वैल्यू। क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। लेकिन क्या जीरो से समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि 4 पे पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। अगर मेरा संख्या रहे 10, ये शून्य से क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है ना। तो जो शून्य से समाप्त हो रहा है तो देखिएगा उसका गुणनखंड में आपको मिलेगा 2 और 5। क्या मिलेगा? 2 और 5 मिलेगा। ध्यान से एकदम सुनिएगा, एकदम ध्यान से। जो संख्या मेरा जीरो से समाप्त होगा ना, उस संख्या के गुणनखंड में आपको 2 और 5 मिलेगा। अगर हम कहे 30, तो 30 को भी तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 मिलेगा। यानी यहां पर भी 2 और 5 मिला आपको, तब जाकर के ये 30 बना। अगर आप 40 भी लिखते हैं तो हम लिखेंगे इसको 2 गुना 5, तो यहां पर भी 2 और 5 यहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दिया है 4, 4 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 2। क्या यहाँ पे 5 आया? नहीं आया। जब 5 नहीं आया ना, तो ये बाप जिंदगी में कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। क्योंकि जीरो पे समाप्त अगर होना है तो उसका एक कंडीशन याद रखेगा, उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। कोई भी संख्या ले लो, अगर वो जीरो से समाप्त हो रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर तुमको 2 और 5 मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है बिना मिले हो जाए। बात समझ में आया? हाँ है ना। कोई दिक्कत? हम 50 लिख देते हैं। 50 को भी क्या लिखेंगे? 5 गुना 2 गुना 5। देखो 2 और 5 से समाप्त हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ ये ना। हाँ हाँ। अच्छा ये वाला। हाँ ये 20 का गुणनखंड कर दिया। लो, अब ठीक है क्या? फिर भी तो 2 और 5 है ना। यस यू नो। अगर हम लिखेंगे 100, तो 100 को हम लिखेंगे 10 गुना 10। तो बाबू हम क्या बोले? अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। तब कहिएगा सर अभी आप बोले कि 2 और 5 से समाप्त होना चाहिए, कहाँ पे 2 और 5 आ रहा है इसमें? तो ये हम अभाज्य गुणनखंडो तो नहीं किए। 10 अभाज्य संख्या है नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 5 और 2 गुना 5। देखो 2 और 5 आया ना। तो अगर कोई संख्या शून्य से समाप्त होगा उसके लिए जरूरी क्या है? 2 और 5 का होना। 2 और 5 का होना। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसको खाली लैंग्वेज के रूप में लिखना है। ये तो हम आपको समझा दिए, जो मेरा काम था। आपको क्या लिखना? लैंग्वेज के रूप में। हाँ, अगर इसके अंदर 2 और 5 होता तो ये मेरा क्या होता?
जीरो से समाप्त होता। लेकिन बोला क्या है, 4 पे पावर n का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 पे पावर n का मतलब क्या हुआ, 2 पे पावर 2 पे पावर n, यही ना मतलब हुआ। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो। ए बाबू ध्यान देना, 4 पे पावर n का मतलब क्या होगा, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 नहीं लिखेंगे, n को n रहने दिए, और 2 पे पावर 2 का मतलब 2 पे पावर 2 नहीं हुआ, 2 गुना 2 का मतलब। अब यहाँ पर देखो, जब पावर पे पावर है तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2n नहीं हो जाएगा। क्या यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं। जब 5 नहीं आ रहा है तो कहेंगे क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? अगर 5 आता तो समाप्त होता, अगर 5 आता तो समाप्त होता। एग्जाम्पल लेके हम दिखा देते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं 2 गुना 5 गुना 2, अब इस पे कुछ पावर दे दो n। अगर हम करेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पे पावर 1 करेंगे तो 20 आ गया, देखो जीरो से समाप्त हो रहा है ना। अगर 20 पे पावर हम 2 करेंगे, देखो 400, क्या जीरो पे समाप्त हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। लेकिन जीरो पे समाप्त होने के लिए कंडीशन है कि 2 और 5 का होना जरूरी है। यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 मिसिंग है ना, तो मिसिंग है तो कभी जीरो आएगा नहीं। तो कहेंगे अतः इसका गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए इसका क्या कहते हैं, मान कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, ये चीजों को आप समझ पाए ना, आप देख पा रहे हैं ना, यही तो है मैथ, समझना है, छापना नहीं है, समझना है। और ये क्वेश्चन रेयर आता है, क्या आता है, रेयर, हम लोग बस समझाए। आप देखिए इसी टाइप का जस्ट दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जवाब आप दीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक जीरो पे समाप्त होगा। 6 पे पावर n, अब बुद्धि लगाओ, 6 पे पावर n, इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुना 3 पे पावर n। अगर इसके पास 5 होता तब तो होता, जीरो से समाप्त हो जाता, लेकिन इसके पास क्या है, 5 नहीं है, तो क्या ये कभी भी जीरो से समाप्त होगा। अब आप समझ में आया हम क्यों कल ये वाला क्वेश्चन नहीं बताए थे। कल हम इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि कल हमको जो बताना था हम वही बताए, आज बताए ताकि आप समझ पाए। अब यहाँ पर तुम देख लो, 6 पे पावर हम 1 रखेंगे तो मिलेगा हमको 6, 6 पे पावर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 36, 6 पे पावर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा आए 216, 6 पे पावर 4 रखेंगे तो जो मिलेगा मिलना होगा लास्ट में 6 मिलेगा, 6 पे पावर 5 भी रखेंगे तो लास्ट में 6 मिलेगा। तो क्या ये जीरो से समाप्त हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि जीरो से समाप्त होने के लिए कंडीशन है 2 और 5 का होना, 2 और 5 का होना। अगर 2 और 5 नहीं होगा तो ये जीरो से कभी भी समाप्त। नीतीश दिमाग में घुस रहा है, एकदम समझो, मैथ है, दिमाग में घुस जाना चाहिए, एकदम समझो, छोटा छोटा चीजों को समझो। तो कंडीशन क्या है जीरो से समाप्त होने का, 2 और 5 का होना, 2 और 5 का, उधर नहीं देखना है, इधर देखना है, समझ में आया क्या। हाँ, 2 और 5 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो ये दो क्वेश्चन का खाली लैंग्वेज लिखना है, क्या लिखना है, इतना तो हम आपको समझाए, आपको लिखना लैंग्वेज है, बात समझ में आ रहा है क्या, तो आपको वो मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये संख्या भाज्य क्यों है। देखो यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। पहला संख्या क्या दिया हुआ है, चूंकि लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है, ये भाज्य संख्या क्यों है, जबकि भाज्य संख्या देखने में लग नहीं रहा है, लगने में अभाज्य लग रहा है, 7 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य, लेकिन ये बोला है कि ये भाज्य संख्या है, क्यों, क्या आपको ये भाज्य लग रहा है, लेकिन बोला है कि ये भाज्य है, क्यों है भाज्य, होगा तब ना, बोलो हाँ या ना। तो समझिए कैसे। अब यहाँ पर आप अगर गौर फरमाइएगा तो 13 देखिए प्लस, इसको अलग अलग कर, आपको हम पढ़ाए हैं ये सब चीज, 9th में ही पढ़ाए थे कि प्लस माइनस ये दो अलग अलग पदों में बांटने का काम करता है। जैसे समझो, ये लिखेंगे 2x और यहाँ लिखेंगे 3y, तो इसमें दो पद हो गया, ये प्लस और माइनस को दो पद में बांटा। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये इधर अलग पद हुआ और ये अलग पद हुआ, इस पद में भी 13 है और इस पद में भी क्या है 13 है, क्या है बाबू 13 है। बात मेरा ध्यान से सुनो, खोपड़िया में घुसेगा,
ये दोनों से हम 13 को लेंगे कॉमन। क्या लेंगे बाबू? कॉमन। जब 13 को कॉमन लिए, 13 नहीं रहा, बचा क्या? 7 गुना 11। और जोड़ में 13 ले लिए तो कुछ नहीं, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ या ना। अच्छी बात है। यहाँ हो गया 13। 7 गुना 11 का मतलब क्या हो गया? 77। और जोड़ क्या हो गया? 78। क्या हो गया? 78। तो तुम देखो, अगर ये भाज्य संख्या है तब ना इसका गुणनखंड में भाज्य संख्या मिला। अब भाज्य संख्या का गुणनखंड में कभी भी भाज्य संख्या नहीं मिलेगा। लिख करके ले लो। जैसे 11 है, 11 का कितनों गुणनखंड करेंगे? 11 गुना 1 होगा। अगर हम लिखेंगे 13, 13 का कितनों गुणनखंड करेंगे? तो 13 गुना 1 होगा। अगर हम लिखेंगे 7, 7 का कितनों गुणनखंड करेंगे? तो 7 गुना 1 होगा। लेकिन ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो 7 का गुणनखंड ऐसे कर दीजिएगा, 1 गुना 7। तो अंतर कुछ है क्या? अगर हम 5 का गुणनखंड करेंगे तो कितनों करेंगे? तो 1 गुना 5 ही आएगा। अगर हम 23 का गुणनखंड करेंगे तो कितनों करेंगे? तो 23 गुना 1 ही आएगा। इसका मतलब, लेकिन अगर ये मान लेते हैं कोई भाज्य संख्या है, क्या है? कोई भाज्य संख्या है, तो उसका गुणनखंड करने पर अगर इसको करें 3 गुना 7, अभाज्य संख्या आ गया। इसका मतलब थोड़ी है कि अगर इसका गुणनखंड अभाज्य संख्या आ गया तो ये अभाज्य संख्या होगा। नहीं, इसका गुणनखंड ऐसा थोड़ी है। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि 21 क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। बात समझ में आ रही है क्या? याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आया? साथ में एगो भाज्य संख्या भी आ गया। क्या आ गया? भाज्य संख्या। क्या आ गया? 78 क्या है? भाज्य संख्या है। 78 है कि नहीं भाज्य संख्या? इसीलिए इसका गुणनखंड में भाज्य संख्या आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 क्या हो गया? एक भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? भाज्य संख्या हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो लिख देते, आता है यह, क्या हुआ? भाज्य संख्या। नहीं समझ में आए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, किसको नहीं आया? तुमको नहीं आया तो ध्यान से समझिएगा बाबू। जैसे अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का गुणनखंड करने पर हमको क्या मिल रहा है? अभाज्य संख्या ही मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। कुछ करेंगे, कितनों तोड़ तोड़ के करेंगे तो अभाज्य संख्या ही मिलेगा। क्या चीज? कॉमन कैसे हुआ? वेरी गुड। देखो आ जाओ। ओ, देखो इसको कॉमन समझ में नहीं आया कैसे लिए, हम यहाँ पर समझा देते हैं एक और। इसी की जगह ले लेते हैं ए गुना बी गुना सी जोड़ सी। अब ठीक है। अब देखो ये प्लस इसको अलग करेगा, ये तीनों को गुना करके हम लिख सकते हैं ए बी सी और जोड़ सी। अरे हाँ ये ना, इस सबको हम गुना ना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं करेंगे। अब ये दोनों में देखो कॉमन आ रहा है सी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी। और जब सी ले लिया तो क्या बचेगा? एक। नहीं समझ में आया? वही चीज यहाँ की है। देखो हम आपको पढ़ाए, ये 9th का चैप्टर 2 पढ़ाए थे जब बहुपद पढ़ा रहे थे। और नहीं तो है ना, जब 9th का चैप्टर 2 हम पढ़ा देंगे तो एक बार देख लीजिएगा। ये फिर जिक्र करेंगे इस चीज का। प्लस ये माइनस चिन्ह जो होता है वो अलग अलग पदों में बांटता है। ए प्लस बी प्लस सी कितना पद वाला ये बहुपद हुआ? 3 पद वाला। लेकिन ये कितना पद वाला हुआ? 1 पद वाला हुआ। जबकि बीच में गुना तो है ये है, क्योंकि गुना के कारण पद में नहीं बढ़ता है, प्लस या माइनस के कारण पद में बढ़ता है। पढ़ाई थी कि नहीं? है ना। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसीलिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। जोड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों संख्या ही है। लेकिन देखिए दोनों में 13 है तो 13 को कॉमन लिया, बचा क्या? 7 गुना 11। यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। 11 गुना 7 77 बचा, 77 1 78 और 13 का 13। यानी कि इस संख्या का जब हम गुणनखंड किए तो 13 गुना 78 आया, जिसमें से 78 क्या भाज्य संख्या है। और किसी भी अभाज्य संख्या में भाज्य संख्या नहीं आता। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या पहले से था, तब ना इसमें भाज्य संख्या आया। जैसे एग्जांपल, हमको 8 को तोड़ना है, तो 8 को तोड़ने के लिए हम 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं, अभाज्य संख्या आ गया। लेकिन 8 का गुणनखंड एक 4 गुना 2 भी तो होता है, जिसमें से ये भाज्य संख्या क्यों आ गया? क्योंकि ये कंफर्म भाज्य संख्या था, तब ना ये भाज्य संख्या आया। और उस संख्या में क्यों नहीं आ रहा था? अभी हम आपको दिखाए थे। आ रहा था? नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या में कभी भी भाज्य संख्या नहीं आ सकता है, कितनों बड़ा ले लो तुम, कोई भी लो। हम लिए 27, ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। 27 को हम लिखेंगे कौन सी? 3 गुना 3 गुना 3। अभाज्य संख्या सब ठो है, लेकिन यही 27 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नोट दिया 27। तो 3 देखो भाज्य संख्या आया कि नहीं? जब ये भाज्य संख्या कंफर्म, ये जो लिए हैं ये भी क्या होगा?
भाज्य संख्या होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये भाज्य संख्या है, इसका मतलब ये कंफर्म, ये जो लिए वो भी क्या होगा, भाज्य संख्या। अब समझ में आया सेजल? है, चल ठीक छो। और हाँ, जब समझ में आए तभी हाँ बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना है। ये तो वही बात हो गया, पेटो ने भरा है फिर बोल रही है भर गया है। क्या बोली? चलिए आइए, दूसरा को देखिए, यही क्या है, 7 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 जोड़ 5, यही ना है। फिर वही गप फालतू सा, इसमें भी 5 उसमें भी 5 है, 5 को मान लो, बोलो हाँ। ठीक है, तो 5 कॉमन लिया ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुना, 6 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1, और जोड़ 1। एक और कंसेप्ट पढ़ा देते हैं हम आपको। अगर कभी भी दो संख्या है, अगर दोनों अभाज्य संख्या है, तो उससे कभी भी, ध्यान से सुनो, अभाज्य संख्या का जब भी कॉमन लेंगे ना, एक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा कॉमन। जैसे समझा देते हैं और समझो। हम लिए इधर 3, इधर लिए 7, 3 और 7 का कॉमन क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 आएगा, क्या आएगा, 1। और कुछ कॉमन आएगा नहीं। दो अभाज्य संख्या का कॉमन हमेशा 1 होता है, क्या होता है, 1। उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं रहेगा। दो अभाज्य संख्या का कॉमन 1 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका कॉमन 5 आ गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या था, नहीं था ना। एक कंसेप्ट ये भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कॉमन 13 आ गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या था, नहीं था। तो याद देखिएगा, अगर किसी भी संख्या का कॉमन यानी उभयनिष्ठ कोई संख्या आ जाए एक को छोड़ के, तो वो भाज्य संख्या होगा। और हमेशा अगर एक आ रहा है तो वो अभाज्य संख्या होगा, क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। बात समझ में आया दीदी? पक्का ना? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, अतः दिया गया संख्या क्या है, आ भाज्य, क्या है, भाज्य। अब बताओ नहीं समझ में आया तो फिर बोलो, फिर समझाएंगे हम, 10 बार समझाएंगे। लेकिन हाँ, 11वां नहीं समझाएंगे फिर हम। क्यों? 11वां शुभ हो जाता है ना। चलो, चलो जिसको समझ में नहीं आया जल्दी बताओ। अरे बताओ जल्दी से, हमको टोटका नहीं आता है कि मरने का बात सुन लेंगे। हाँ, तुमको समझ में नहीं आया? चलिए, दो कंसेप्ट याद रखना है, पता करना है अभाज्य की भाज्य। अगर नॉर्मल संख्या दिया तो देखिए कि पता लगा लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसे ही पता लगाना हो भाज्य है या अभाज्य, तो दो कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट नंबर 1, अगर उसका गुणनखंड किए और अगर उसमें भाज्य संख्या दिख गया, कौन संख्या, भाज्य संख्या, तो समझ लो वो संख्या भाज्य था, वो संख्या क्या है, भाज्य। नंबर 1। अगर संख्या से हम कॉमन लिए और कॉमन एक के अलावा कोई और संख्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, कोई संख्या आ गया, एक को छोड़ के, तो वो भाज्य संख्या होगा। दो कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 क्या है जल्दी बताइएगा फटाफट। अगर उसका गुणनखंड में भाज्य संख्या आ गया तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। और अगर कॉमन लेने से एक के अलावा कोई और संख्या आ गया तो वो भाज्य संख्या होगा। क्या मेरा बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्या बोले, एक के अलावा कुछ आ जाएगा तो भाज्य नहीं, कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या। यहाँ कॉमन क्या आ गया, 13, इसका मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक, अच्छी बात है। तो इसको फटाफट लिखिएगा तो लिख लीजिए आप लोग, पहला दूसरा नीचे लिखिएगा, जल्दी कीजिएगा, लेट नहीं कीजिएगा। क्या, काहे ले गुना करेंगे, हमसे पूछा है गुना करें हल करने बोला था? अच्छा कहिएगा ये 13 गुना 78 का नहीं किया, हमसे जो काम था वो पूछा, पूछा कौन सा संख्या। अगर आप ऊपरे देख करके बता सकते हैं कि ये भाज्य, तो ये लाइन छोड़ देना। हम यहाँ देख लिया ना, 13 कॉमन आ गया, एक के अलावा आया तो ये भाज्य हो गया, तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं, हमको हल करने नहीं बोला था। आप इसको गुना कीजिए, देखिएगा भाज्य संख्या मिलेगा, 78 गुना 13 कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा फटाफट। विक्की, समझ में लो, झूठ नहीं बोलिए।
हो गया। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। आ जाओ। देखिए ये एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सुनिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे सैंडिक्स कंपाउंड देखे हैं। सैंडिक्स कंपाउंड या गांधी मैदान, उसके उसके चारों तरफ देखिएगा ना एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता भी बनाया जाता है। मैदान बीच में चारों तरफ रास्ता, जिसमें जॉगिंग करते हैं लोग, डिग डिग कुतवा को दौड़ाता है। अपना नहीं दौड़ना है, कुतवा दौड़ाना है। ठीक है। वो भी दौड़ा साथ में कुत्ता के पीछे, रुक रहे रुक रहे। क्या चलो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, देखो सोनिया नाम की एक लड़की है, वही मैदान का चक्कर लगाती है, 18 मिनट लेती है। कितना मिनट लेती है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने रवि 12 मिनट। रवि तेज दौड़ता है। रवि तेज दौड़ता है, हाँ है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलती है, ये चलते हैं, कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थिति पे मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर वो मिलेंगे। समझ में नहीं आया तो समझिए, अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, एकदम टुकुर टुकुर देखना है आपको। कैसे देखिएगा? टुकुर टुकुर। ठीक है। कैसे देखिएगा? हम्म। ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है। ये रास्ता है, ये रास्ता बोले तो पथ है। क्या है? पथ है। अभी हम आपको और पथ दिखाते हैं। दांत काय चिया रही तू सब रे? तुम लोग है ना पिटाएगी ना तब समझ में आएगा तुम लोग को। चलो देखो ये फील्ड है, कितना बढ़िया फील्ड हम बना दिए। तुम लोग को लग रहा है कुछ? चलो। हाँ फील्ड हरा फील्ड नहीं अच्छा है। अब जोन रंग से पोता फील्ड में वही रंग दिखाए हम। सुनो। अब अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना ये रास्ता यहीं पे दौड़ेगी दोनों। एगो दौड़ेगी एगो दौड़ेगा। हाँ ये है ना स्टार्टिंग लाइन है। कौन सा लाइन है? यहाँ से सोनिया और रवि जो है ना दौड़ना प्रारंभ करता है। सोनिया और रवि डिग 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 करके दौड़ेगा। अब मेरा बात को ध्यान से सुनना। यहाँ से दोनों दौड़ना प्रारंभ करेगा, जिसमें से रवि जो है ना तेज दौड़ेगा, 22-12 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा। 12 मिनट में। तो तुम समझो, ये जब रवि यहाँ घूम घाम के यहाँ आ जाएगा, तब तक उसको 18 मिनट लगेगा, यानी वो पीछे रहेगी। 12 मिनट में अगर रवि यहाँ पर रहेगा तो सोनिया पीछे रहेगी ना रे, क्योंकि उसको 18 मिनट लगता है, तो 6 मिनट वो लेट चल दौड़ती है। तो कुछ ना कुछ तो होगा, धीरे 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 करके, कि एक समय आएगा जब एक चक्कर ये दो चक्कर ज्यादा लगा देगा, दोनों एक ही जगह पे आएगा। दोनों एक ही जगह पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोनों एक ही जगह पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? तो जब आप कहिएगा कि सर जब दोनों एक ही जगह पे आ गया लेकिन समय अलग अलग लग रहा है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ कि जब तक सोनिया 5 चक्कर मान लो लगाएगी, रवि 6 चक्कर लगा लिया रहेगा, तो कह रहा है वो कितने समय के बाद वो दोनों एक के स्थान पर पहुंचेगा, एक के स्थान पर वो मिलेगा। तो कुछ नहीं, समझिए सिंपल से बात है। अब बताओ 12 मिनट जब रवि को लगता है, तो क्या 12 मिनट से कम समय में मिलेगा दोनों एक जगह पे? नहीं ना मिलेगा। बोलो हाँ ना मिलेगा? नहीं। तो जब भी मिलेगा वो 12 मिनट 18 मिनट के ज्यादा ही समय पे मिलेगा। तो जब भी जो डाटा आपको दिया हुआ, जो संख्या दिया हुआ, उससे ज्यादा संख्या जब चाहिए तो एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालेगा? एलसीएम। और जो संख्या दिया हुआ उससे छोटा वैल्यू चाहिए तो एचसीएफ निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एचसीएफ। क्या बात समझ में आया? क्या निकालना है? एचसीएफ। और जब बड़ा वैल्यू चाहिए होगा तो एलसीएम। तो बड़ा वैल्यू चाहिए ना, आधा घंटा बाद मिलेगा, 1 घंटा बाद मिलेगा, या हो सकता है 2 घंटा बाद मिले। यस यू नो। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन।
तो लिखेंगे चूंकि चूंकि पुनः प्रारंभिक सेजल पिटा जाएगी स्थान पर मिलने में लगा समय में लगा समय बराबर होगा किसके? एलसीएम ऑफ किसका किसका? 12 और 18 का। 12 और 18 का जो एलसीएम निकलेगा उतना समय में ही वो क्या करेगा? मिलेगा। तो अभाज्य गुणनखंड से बनाना है तो बना दो। 12 बराबर क्या लिखेंगे? दो का दो, दो दूनी 4 तिया 12, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1। अगला संख्या क्या? 18। 18 को हम क्या लिखेंगे? 2 का 2, 3 का 3, 3 का 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी 2 गुना 3 पे पावर 2। हमको निकालना क्या है? एलसीएम। एलसीएम किसका किसका? 12 और। तो देखो जिस जिस संख्या का उपयोग हुआ वो संख्या लेंगे। ए भैया देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जिस जिस संख्या का उपयोग हुआ वो संख्या लेंगे। तो संख्या किसका उपयोग हुआ है? तो देखो 2 का और 3 का। फिर सबसे बड़ा घात लेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा घात 2 का 2 है, 3 का 2 है, 2 2 हो गया। 2 का घात 2 का मतलब 4, 3 का घात 2 का मतलब 9 9 चौके 36, यानी वो 36 मिनट के बाद दोनों एक स्थान पे मिल जाएगा। 36 मिनट। अब तुम्हें बात समझो, एकदम ध्यान से सुनना। रवि जो है, रवि जो है, समझो मेरा बात को, वो 12 मिनट ले रहा है। और सोनिया है ना, क्या है? सोनिया ही है ना। नाम नहीं लग रहा है किताब वाला भी खराब किया है। सोनी सही होता है, सोनिया। हम लोग खराब करके नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और बोलो ना, जैसे सृष्टि है। भीम को भीमा, अनूप को अनुपा, है ना। हाँ? नहीं, अनूप को बोले हम, अनूप को। चलो, तो सोनिया यहाँ पर नाम है। ये कितना ले रहा है? 18 मिनट। कितना मिनट? 18 मिनट। तो मेरा बात को समझो। हे बाबू, वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, वापस से घूम घाम के 36 मिनट में आता है। कितना मिनट में? तो बताओ क्या चक्कर लगा लिया? 3 चक्कर। पर का बार बार चौबीस बार दिया, कितना चक्कर? 3 चक्कर लगाया। तो रवि जो है 3 चक्कर लगा लिया। कितना चक्कर? 3 चक्कर। और ये 18 दूनी 36 है, यानी ये कितना चक्कर लगाया? 2 चक्कर, 2 चक्कर। अब मेरा बात समझ में आ रहा है तनी मनी? यानी क्या हुआ कि ये थोड़ा स्लो है सोनिया, और रवि क्या थोड़ा सा फास्ट है। समझ में है क्या? इसीलिए रवि घट 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 जाके 3 चक्कर लगा लिया, और ये 2 चक्कर में अब ना हो घर चल रहे, घर चल अब। हाँ, ये ना बात समझ में आ रहा है क्या? तो खैर चलिए, तो लिखेंगे अतः 36 मिनट। ये लिखो ना, अतः प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने में लगा समय, पुनः मिलने में लगा समय बराबर 36 मिनट। कितना मिनट बाबू? अब समझ में आया मेरा बात को? हाँ ना, नहीं समझ में आया? तो जब भी अपने से ज्यादा बड़ा डाटा चाहिए, बड़ा वैल्यू चाहिए, जो संख्या दिया हुआ, देखो 18 दिया था और 12, उससे बड़ा संख्या चाहिए, तो एलसीएम निकालिएगा। छोटा चाहिए होगा तो एचसीएफ। क्या निकालिएगा? एचसीएफ नहीं होता है, एचसीएफ होता है, एच सी। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? मोटकी तो करेगी जैसे बकलोल ले रे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का ना? चलिए ठीक है। अब क्या करें? चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ले उतार बे, उतारी ले। हाँ, तोरा उतारना छो उतारी ले, तोरा मना क्या करना छो। एक्सरसाइज हम लोग निपटा दिए आज। तब हम कल नया एक्सरसाइज का क्या करेंगे? श्री गणेश करेंगे। सेजल, तुम क्या कर रही है? तो बढ़िया से लिखा जाता है। कोशिश कीजिएगा उस बेंच पे 3 गो से ज्यादा नहीं बैठेगा, इधर उधर बैठ लीजिएगा। नहीं, ठीक है, जब नहीं रहे तो आप बैठ सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल कोशिश यही करना है।
चलिए लिख लीजिए जल्दी से। टोपी वाला भैया समझ में आ रहा है? अब बिना टोपी वाला भैया, हाँ ठीक है। अरे तोरे बोल रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तुरंत बोलेगा, ठीक है? घाव जब फुसरी है ना, तभी आदमी को उसका उपचार कर लेना चाहिए। भूखंडर हो जाता है ना, फिर दिक्कत हो जाता है। जब तक थोड़ा बहुत डाउट है वहीं क्लियर करो। जब पूरा डाउट हो गया, एकदम मार लधा गया पूरा, तब बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तब दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया विक्की? हाँ। किसको? हाँ, क्या नहीं आया बोलो। थ्री स्क्वायर ये दीदी ये, देखो चलो तुम लोग बनाओ अपना, ये दीदी को हम साइड में समझा देते हैं। चलो देखो, साइड में समझा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं दीदी को समझा रहे हैं, दीदी नाम लिख दे। चलो देखो, एलसीएम निकालने का क्या प्रोसेस है? एलसीएम निकालने का, तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस है कि सबसे पहला देखना है किस किस संख्या का उपयोग हुआ है, यानी प्रयुक्त संख्या। तो यहाँ पर पहला जो प्रोसेस है वो है प्रयुक्त संख्या। प्रयुक्त संख्या का मतलब जिस संख्या का उपयोग हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे। दूसरा, ये पहला नंबर यही करेंगे। दूसरा नंबर क्या करेंगे? सबसे बड़ा घात लेंगे, सबसे बड़ा घात, बड़ा घात। नहीं अब हम और समझाएंगे, तू समझ गए लेकिन हम समझाएंगे। बड़ा घात लेंगे। दीदी देखो तुम, तो यहाँ पर देखो दो का तीन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखो एलसीएम में 2 और 3 लिख दिए। और कोई संख्या का प्रयोग होता है उसको भी लिखते हैं। 2 का घात 1 भी है, 2 भी है, तो बड़ा घात 2 है तो 2 लिए। 3 का घात 1 भी है, 2 है, तो बड़ा है 2 है तो 2 लिखे। अब मेरा बात समझ में आया दीदी? ये दही बड़ा वाला बात था, खा लेना। आह, नहीं समझ में आए बोलो, हम बोले ना 10 बार समझाएंगे हम, 11वां बार नहीं समझाएंगे। खुश हो रहा है, क्या बात है? नीतीश पूरा खुश हो रहा है, मेरी गोद के हंस रहा है। क्या चीज? छुपा लिया, शर्मा रहा है। क्या चीज हुआ? चलो चलिए, आज आपका ये एक्सरसाइज का क्या हो गया? द एंड हो गया। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ या ना? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हालांकि हमको यहाँ का तो मोटो ही है, बेसिक से पढ़ो और आगे बढ़ो, बेसिक से पढ़ना, ठीक है? चलिए, आज मैथ को यहीं समाप्त करते हैं।